नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम आप सबको। तो आज हम बात करने जा रहे हैं जय भीम इस फिल्म के बारे में। तो देखिए, मैं सिंपल फिल्म के बारे में कहूँगा। टेक्निकली वेल मेड फिल्म, ऑल एस्पेक्ट्स में सही है, आपको देखना चाहिए। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगा। तो इसका ये जो विचारधारा है उसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो ठीक है, सबसे पहले चीज़ मैं कुछ मूवी के कुछ फ्रेम्स के बारे में आज मैं आपके साथ बात करने जा रहा हूँ। ओपनिंग में हम देखते हैं कि पेरियार और कार्ल मार्क्स के फ़ोटोज़ दिखते हैं पीछे, तो समझ में आता है एक कम्युनिस्ट फ़िल्म में। और फिर वही है जो पोटेंशियल कम्युनिस्ट फ़िल्म में होते हैं कि जहाँ अन्याय होता है वहाँ कम्युनिस्ट रहते हैं, पुलिस तो फासीवाद होते हैं। मतलब आपने देखा ही होगा कि पुलिस कैसे उस फ़िल्म में है और ये वगैरह-वगैरह, मतलब पुलिस तो फासीवाद होते हैं। और वही वो कहीं न कहीं इस फ़िल्म में एथिज़्म को भी कहीं न कहीं प्रमोट कर रहे थे। वो एक सीन होता है जहाँ लोग सूर्या जी को सम्मान करने आते हैं, तो वो एक डायलॉग रहता है, नो गॉड नो फ्लावर्स, नो गॉड नो फ्लावर्स, नो वन शिवर्स नो शालवास, नो वन आर हंग्री नो स्वीट्स। यानी एथिज्म को प्रमोट कर रहे थे, यानी भाई यहाँ कोई भगवान नहीं है, आप फालतू में सम्मान करना बंद करो। ठीक है, कहीं ना कहीं उसी को वो लोग दिखा रहे थे। और वही दिखा रहे थे कि भाई कम्युनिस्ट तो ट्राइबल लोगों के साथ है, वो तो सपोर्ट करते हैं सब लोगों को, ऐसा दिखाया है। और ये तो भाई सबसे बड़ा झूठ है, कम्युनिस्ट किसी ट्राइब्स के साथ रहते हैं। देखिए, 70-80 साल की आज़ादी है, केरल में तो कम्युनिस्ट आए थे, कम्युनिस्ट ही रहे हैं इतने साल, मैंने जहाँ तक देखा है। 70 साल के बाद आज वहाँ से एक आईपीएस ऑफिसर, आईएएस ऑफिसर बाहर आए, मतलब तुम समझ सकते हो। ठीक है, कम्युनिस्ट कितने ट्राइबल लोगों के साथ साथ खड़े हैं। ठीक है, और वो एथिस्ट प्रूव करते हैं। और यही कम्युनिस्ट है जो हमारे जो राम जन्मभूमि हुआ था उसको लताड़ रहे थे, नफरत कर रहे थे कि भाई राम को यहाँ क्या लेन देना है, वो उनका तो यहाँ जन्म ही नहीं हुआ, वो तो काल्पनिक कहानी है। और आज उनकी अस्तित्व खतरे में, आज कम्युनिस्ट की अस्तित्व खतरे में। अगर वो कहीं पे बचे तो भाई केरल में बचे, थोड़े बहुत तमिलनाडु में बचे और बंगाल में, और थोड़ा थोड़ा यहाँ इस एरिया में बचे, लेकिन वो कहीं ना कहीं मतलब उनका कोई अस्तित्व ही नहीं है। अगर लोग थोड़ा समझदार बने उनका अस्तित्व वहाँ से भी ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, उसका इनका तो कोई अस्तित्व है नहीं। देखिए, ऐसा हुआ करता था इस फिल्म में। और ये थोड़ा कम्युनिस्ट के बारे में ये जो कहना है। और उसके बाद मैंने जस्टिस के चंद्रू जी के बारे में थोड़ा बहुत रिसर्च किया था। तो सीधा सीधा यही दिख रहा था कि वो कहीं ना कहीं कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी या मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी इसे प्रेरित है। और वही चीज़ उन्होंने फिल्मों में भी दिखाया, जैसे मैंने कहा कार्ल मार्क्स का फोटो पीछे रहना या एथिज्म हो गया, ये सब सारी चीज़ें हो गई। तो वो कहीं ना कहीं वो एक मार्क्सिस्ट जज है, एक तरफ से हम ऐसे ही कह सकते हैं, मार्क्सिस्ट लॉयर है। तो मैं जब पढ़ रहा था, मैंने सूर्या जी का एक इंटरव्यू पढ़ रहा था। तो वो इंटरव्यू में वो ये कह रहे थे कि चंद्रू जी क्या है, वो एक स्टूडेंट एक्टिविस्ट हैं। तो उनको भी मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी ये सब पसंद आता है। मैं उस आर्टिकल का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा, आप पढ़ लीजिए, सूर्या जी का इंटरव्यू है। और उन्होंने बहुत अच्छे डिसीजंस भी लिए। एक तरफ से कहना है तो कुछ सही है कुछ गलत है, लेकिन फिर भी उन्होंने अच्छा काम ही किया है। तो वो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर जो है निर्मला सीतारामन जी को कुछ कहते हैं, यहाँ आप पढ़ लीजिए, हाँ मैं आपको दिखाता हूँ। तो उन्होंने कुछ कहा था, तो उनका ट्वीट मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ। तो कहीं ना कहीं चंद्रू जी कहीं ना कहीं एक कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी से प्रेरित है, उससे मुझे कोई दुख नहीं है। लेकिन कम्युनिस्ट का बेसिस इन्होंने कभी समझाया नहीं कि भाई ये तो वायलेंट होते हैं, अत्याचारी होते हैं, सब चलो ठीक है, उन सब के बारे में हम साइड में बात करते हैं। तो इस फिल्म में मेन, अब ये फिल्म रिलीज होने के बाद क्या क्या हुआ है उसके बारे में बात करते हैं। यानी सोशल मीडिया पे जितने भी चीज़ें हो रहे हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले कंट्रोवर्सी सामने आया कि प्रकाश राज एक इंसान को थप्पड़ मारते कि वो हिंदी में बोलता है, उसको थप्पड़ मार के तमिल में बात करते, एक छोटा सा विवाद हो रहा है। और इसी फिल्म को आधारित करते हुए डीएमके पार्टी जो है वो अपना पॉलिटिक्स कर रही है। जैसे देखिए, रिसेंटली आपने देखा सूर्या जी 1 करोड़ दे रहे थे इराउल कम्युनिटी को, आई एम सॉरी अगर मैं गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ तो उन कम्युनिटी को उन्होंने 1 लाख दिया। आज सुबह सुबह मैं एक पोस्ट देख रहा था कि वो सीएम जो है वो जाके वो जो कम्युनिटी वाले लोग हैं उनको कैश सर्टिफिकेट और अलग तरह के जो गवर्नमेंट सुविधा है वो हाथ से दे रहे थे। यानी कि समझ में आता है ये जो पॉलिटिक्स में होता है वही चीज़ हो रहा है। तो देखिए, मैं आपको थोड़ा सा तमिल पॉलिटिक्स के बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। देखिए, वहाँ सबसे ज़्यादा एंटी कैस्ट मूवमेंट्स हुए हैं, मैंने जहाँ तक सुना है सबसे ज़्यादा एंटी कैस्ट मूवमेंट्स हुए हैं, सबसे ज़्यादा बहुत रिफॉर्मिंग चीज़ें हुए हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। उसमें एक महान
ये महान इंसान है पेरियार। अब मैं महान की सरकाज़म में कह रहा हूँ, रियल में नहीं कह रहा हूँ। उनके वजह से जातिवाद बढ़ा है, कम नहीं हुआ है, उल्टा बहुत बढ़ गया। और और ये जो पेरियार थे इतना हिंदुइज्म से नफरत करते थे, ठीक है। अब थोड़ा मतलब बहुत हिंदुइज्म से नफरत करते थे, बहुत 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 घटिया काम उन्होंने हिंदुइज्म के साइड में खेला है बहुत। तो देखिए, मैंने जहाँ तक देखा है रिसेंट ट्रेंड्स में, मैंने जहाँ तक देख रहा है, वो तमिलनाडु एक ऐसी स्टेट है जहाँ हर एक कास्ट के लिए एक पार्टी है, ओबीसी के लिए एक पार्टी है, ट्राइब्स के लिए, एससी एसटी इनके लिए एक अलग पार्टी है, यानी ऐसा कास्ट बेस्ड पार्टीज भी वहाँ हैं। और भाई अगर आप कभी विकिपीडिया खोल के वहाँ के जो पार्टीज होते हैं उनके बारे में पढ़ लीजिए, द्रविड़ा पार्टी से, कैस्ट पार्टी से, अम्बेडकराइट्स पार्टी से, कम्युनिस्ट पार्टी से, कांग्रेस पार्टी से, और द्रविड़ा कांग्रेस, और इनके एक एक डिवीजन में भी 5-6 अलग तरह के पार्टीज हैं, ठीक है। ऐसा तमिलनाडु का ये जो पॉलिटिकल सिस्टम है। और देखिए, मैंने जहाँ तक पढ़ा है और देख रहा हूँ, मैंने जहाँ तक देख रहा हूँ, देखिए पेरियार आने के बाद जातिवाद बढ़ा है तमिलनाडु में, एकदम बहुत हाई अलग ही लेवल पे बढ़ रहा था। तो उनके डेथ के बाद धीरे धीरे वो सिस्टम भी कम होता जा रहा है। अगर आप देखेंगे पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस, तो एक समय पे जातिवाद के बेसिस पे वहाँ के जो कैस्टिस्ट पार्टीज थे वो सीट ले पा रहे थे। अगर आप प्रेजेंट आज का ट्रेंड देख लीजिए तो आई गेस कैस्ट बेस्ड पार्टीज बहुत कम सीट ला रही है। जो भी है, दोनों ये जो डीएमके और एआईएडीएमके हैं, ये लोग स्वीप मार रहे हैं, यानी कास्ट का ये जो पार्टीज है उनका रिप्रेजेंटेशन कम होते जा रहा है। और डीएमके और ये जो मेन स्ट्रीम पार्टीज है इनके साइड पॉलिटिक्स शिफ्ट हो रहा है। और रिसेंट के लिए आजकल के जो कंटेंट आप लोग देख रहे हैं तमिल सिनेमास में, जैसे कि असुरान हो गया, सरपत्र परंपरा हो गया, पा रंजीत का कुछ फिल्म्स हो गए, और अलग तरह के जो फिल्म्स आ रहे हैं आजकल के, वो कहीं ना कहीं जातिवाद के बेसिस पर ही आ रहे हैं। यानी उनका इंटेंशन क्या है ये मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। यानी कि फिर ये जातिवाद का रिवाइव करना चाहते हैं, या पेरियार के द्वारा जो भी मिस्टेक्स किए गए हैं, जैसे कि आपने अगर आप पढ़ लीजिए उनके बारे में, बहुत सारी बुक्स भी है पेरियार के बारे में, तो ये उन चीज़ों को विदाउट एक्नॉलेजिंग ये लोग उन चीज़ों को सही करना चाह रहे हैं, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मेरे को जहाँ तक लगता है वो दूसरे साइड ही जाने वाले, यानी पेरियार के जो गलतियाँ उन्होंने की है उसको एक्नॉलेज ना करते हुए वो उन गलतियों को सुधार करेंगे, यही मेरे को जहाँ तक लगता है वही कर रहे हैं। देखिए, अगर आप डीएमके पार्टी का जो हिस्ट्री पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं वो पेरियार से लिंक्ड है, क्योंकि पेरियार ये सब पेरियार हो गई, अन्नादुरै हो गए, ये सारे लोग डीएमके पार्टी को लीड कर रहे थे, तो उनके द्वारा जो भी गलतियाँ की है उसको सुधार रहे हैं। मेरे को ऐसा ही जहाँ तक लगता है। और दूसरी बात, मुझे बहुत दुख की चीज़ ये लगी कि ये लोग अंबेडकर जी का नाम लिया और कम्युनिज़्म को प्रमोट किया। फिल्म का टाइटल भी जय भीम है, भीम मतलब भीमराव अंबेडकर, तो उन्होंने अंबेडकर जी का नाम लेके और उन्होंने कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को प्रमोट किया। और हालांकि अंबेडकर जी भी कभी कम्युनिस्ट या कम्युनिस्ट विचारधारा या कम्युनिज़्म से कभी कोई इच्छा नहीं रखते, वो भी उसके सख्त खिलाफ थे। अगर आप उनके कुछ डॉक्यूमेंट्स पढ़े, इंटरनेट पे भी अवेलेबल है अंबेडकर जी के बारे में, तो वो सख्त बहुत कम्युनिस्ट है, ये जो भी विचारधारा है, कम्युनिज़्म हो, सोशलिज़म हो, इन सारे चीज़ों के खिलाफ होते, लेकिन उनका नाम लेके आज ये फिल्म बनाए गए हैं। अगर आप चंद्रू जी के बारे में भी थोड़ा बहुत पढ़ेंगे तो वो पहले भगवान में विश्वास करते थे, लेकिन धीरे जब वो अंबेडकर और पेरियार जी के जो आइडियोलॉजीज थे उनको सोच के समझने के बाद वो नास्तिक बन गया और उनके जो आइडियोलॉजीज है उनको फॉलो करने लगे धीरे धीरे। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कहना चाहिए था। तो देखिए, इसी फिल्म के बारे में मैं जब रिसर्च कर रहा था मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था, तो उस आर्टिकल के बारे में मैं अगले वीडियो में आपको समझाऊंगा। तो ये इस जय भीम इस मूवी का पार्ट 1 है, वे आर्टिकल को मैं पार्ट 2 में आपको अगला वीडियो में बताऊंगा। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद है तो यार लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना, शेयर ज़रूर करना, क्योंकि लोगों को इसके बारे में समझना चाहिए। शेयर ज़रूर करिएगा। दैट्स इट। इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लेना, यहाँ वहाँ पे कहीं पे आएंगे, और बाकी वीडियोस भी देख लेना। दैट्स इट फॉर द वीडियो, बाय।